हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति के आणविक आधार के बारे में आपको पढ़ना है। जो आप सभी को पता है कि डीएनए है। मैं समता आपकी बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प कर रही हूँ बच्चों। यूनिट 6 आपका जो था उसका चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको जब आप इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप सभी को पता है कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल, है ना। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं अनुवांशिक पदार्थों वाले, जिन्हें हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों को साथ साथ कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका अंतर भी समझते हुए चलेंगे। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का चेन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक स्ट्रक्चर है और इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं ना। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहला कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ रहा है पेंटोज शुगर। पहला कंपोनेंट क्या है? पेंटोज शुगर, जो मोनोसेकेराइड टाइप का शुगर होता है, 5 कार्बन एटम्स वाला शुगर होता है। और इसमें 2 प्रकार की शुगर पाई जाती है। पहले प्रकार की शुगर को हम कहते हैं राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर जो है ये प्रेजेंट होती है आरएनए में, और जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। राइबोज का स्ट्रक्चर देखा आपने, राइबोज का स्ट्रक्चर ये है और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर को दोनों को आपको मैंने बनाने को बोला था, इन सबको आप बनाएंगे और उसके बाद साथ साथ देखते चलेंगे कि कहाँ पे अंतर आ रहा है। तो हम पॉइंट नंबर 1, लोकेशन नंबर 1 पे देखते हैं। ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, नीचे हाइड्रोजन अटैच है और दोनों समान है, दोनों डीऑक्सीराइबोज में भी और राइबोज में भी। 2 नंबर में देखते हैं आप, ऊपर H है और नीचे क्या है? केवल H है और यहाँ पे OH है। तो अंतर कहाँ है? मेन पॉइंट ये है। 3 नंबर में देखते हैं, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। राइबोज में भी ऊपर H है और नीचे OH है। उसके बाद 4 नंबर पे देखते हैं, नीचे H है और ऊपर C2HOH है। ऐसा ही राइबोज में भी है, डीऑक्सीराइबोज में भी है। तो दोनों शुगर का जो संरचना है उसमें मुख्य अंतर क्या है? केवल एक जगह पर अंतर है। यही आपको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर करवाता है। राइबोज में क्या होता है कि 2 नंबर की लोकेशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है OH, और जहां पे डीऑक्सीराइबोज की बात होती है वहां पर एक ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? मिसिंग होता है। ठीक है, ये है पहला पार्ट। न्यूक्लियोटाइड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये उसका पहला पार्ट है, पेंटोज शुगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसमें पाया जाता है बच्चों नाइट्रोजनस बेस, है ना। नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। ये कैसा होता है? पढ़ा आप पहले चुके हैं तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं अभी। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें क्षार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अम्ल और क्षार की प्रॉपर्टीज में से क्षार की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। 2 टाइप्स के होते हैं ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस, जिन्हें हम प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स इन नाम से जानते हैं। जो प्यूरीन्स होते हैं वो 9 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं और इसका एग्जाम्पल है आपका एडेनिन और गुआनिन, जिसको आप एजी कह लीजिए। हाँ, याद करने के लिए आप इसको एजी बोल सकते हैं, एजी। ठीक है, एजी बोलेंगे प्यूरीन्स को, क्या बोलेंगे? एजी।
एजीपुरीन, नाम याद कर लीजिए, एजीपुरीन, ऐसा करके याद भी कर सकते हैं। कुछ अपना ही आप आइडिया याद निकाल सकते हैं कि पुरीन कौन कौन, प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, तो उसमें आप एजी शब्द सभी को याद हो जाएगा और एजीपुरीन करके ऐसा नाम याद कर लीजिए तो आपको समझ जाएगा। प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पिरिमिडीन। नेक्स्ट क्या है? पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन 3 प्रकार के आपने देखे, साइटोसिन है, थायामीन है और बच्चों है तीसरा यूरेसिल। साइटोसिन है, थायामीन है और तीसरा टाइप है यूरेसिल। तो ये जो साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल है, एक्चुअल में ये क्या है? साइटोसिन में आप देख रहे हैं ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी, और इसका एग्जाम्पल है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको कैसे ध्यान रहे उसके लिए क्या करेंगे, पहले 6 मेंबर्ड एक रिंग बनाएंगे, है ना। आप देख रहे हैं तीनों जगह पे आपने रिंग बनाई। अब उसके बाद जो जो कॉमन है वो आप नोट कर देंगे, जैसे यहाँ पे NH है ना, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी NH है, एक समान है, और यहाँ पे भी NH है, एक समान है। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ OO इधर अटैच है, OO ऊपर भी अटैच है, तो ये भी समान है, यहाँ पे और यहाँ पे एक समान है, इसमें भी वही सिचुएशन है। ठीक है, ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे देखेंगे, 2 जगह जहाँ O प्रेजेंट है वहाँ डबल बॉन्ड है और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे NH2 प्रेजेंट है। ठीक है, और एक जगह पे N प्रेजेंट है और यहाँ पे दोनों जगहों पे NH और NH प्रेजेंट है। तो इसमें जो अंतर है उस पॉइंट को आप अलग नोट कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं। जैसे इसमें अंतर कहाँ देखा आपने, यहाँ नीचे वाले पोर्शन में सेम है, इधर भी नीचे वाला पोर्शन सेम है, इधर भी नीचे वाला पोर्शन एकदम सेम है, बॉन्ड्स बिल्कुल सेम है साइड वाले। इधर की तरफ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एक N लगा हुआ है और ऊपर NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पे ऊपर O लगा हुआ है और नीचे केवल NH है। और थायमीन और यूरेसिल में क्या अंतर है? थायमीन और यूरेसिल में आप देख रहे हैं पूरी की पूरी संरचना एक समान है, केवल एक इस वाले बॉन्ड का अंतर है। यहाँ पे है ये बॉन्ड और यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड का अंतर है केवल थायमीन और यूरेसिल में। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। ठीक है, अगला देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है बच्चों, ये केवल सेम इसी तरीके के मैनर में अटैच्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स पे। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है फॉस्फोरस का। ये क्या बनाता है? फॉर्म्स बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन का बैकबोन बनाने का काम करता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाते हैं, और ये शुगर के साथ अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप जो है। ठीक है, अब किस तरीके से देखा आपने, यहाँ पे C2HOH है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अटैच्ड है। कहाँ पे अटैच है? 5th नंबर वाले कार्बन पर ये अटैच है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है उनमें कौन कौन सा लिंकेज है, मतलब कैसे कैसे वो जुड़े रहते हैं, कैसे कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेस यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो कहाँ पे लिंक होता है? लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस है जो लिंक होता है पेंटोज शुगर के साथ थ्रू अ N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, और उससे क्या बनाता है? वो एक न्यूक्लियोसाइड बना लेता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड 2 वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? जहां पे विदाउट फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब जहां पे फॉस्फेट वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और जहां पे फॉस्फेट वाला ग्रुप लिंक होता है 5th वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, वहां पे क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। द फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5th OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से जहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। जैसे क्या बनता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड
बन जाता है। क्या बनता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मतलब लोकेशन की यदि हम बात करें 3 और 5 के लोकेशन पे बात कर रहे हैं तो इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन जो है वो बन जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये वाले स्ट्रक्चर को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करा? यहाँ पे आपने फॉस्फेट ग्रुप ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? फॉस्फेट ग्रुप ड्रॉ किया। फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ यहाँ पे ये अटैच है, जो ये पूरा ये क्या है? शुगर है। और यहाँ पे क्या अटैच है? नाइट्रोजनस बेस अटैच है। जहाँ पे बार बार बी बेस 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 लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे या तो एजी पुरीन अटैच होगा, मतलब एडेनिन या ग्वानिन अटैच होगा प्यूरिन्स का, या फिर पिरिमिडिन्स का, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन कुछ भी अटैच हो सकता है। तो जहां पे बेस जिस बॉन्ड से अटैच होता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। जिस बॉन्ड से बेस जो है अटैच्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और जहां पे फॉस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड से अटैच होता है उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। कैसा बॉन्ड कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये डायग्राम सभी बच्चे बहुत थोड़ा सावधानी से बनाएंगे। कहाँ पे क्या चीज अटैच करनी है ये आप देखेंगे और सावधानी से इस डायग्राम को आप बनाएंगे। मतलब ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इसको आपको बनाना ही है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान से बनाएंगे। इसमें आप एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे, शुगर अटैच करेंगे, उसके साथ बेस, जो बेस का आपने संरचना नहीं बनी हुई है यहाँ पे, उस बेस की संरचना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप बेस ही लिख देंगे तो भी ठीक है। जो बेस जिस बॉन्ड से अटैच होता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जिस बॉन्ड से बेस अटैच होता है शुगर वाले मॉलिक्यूल पे, शुगर वाले एटम पे, उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये डायग्राम? ये स्ट्रक्चर आप सभी को समझ में आ रहा है क्योंकि आपने तीनों कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली कि इनके तीन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक तो कंपोनेंट होता है बच्चों फॉस्फेट, दूसरा कंपोनेंट होता है शुगर और तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो ये जो तीनों चीजें हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और आपका बेस, ये तीनों की अलग अलग स्ट्रक्चर जो है, अलग अलग इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया और किस तरह से उसका संरचना होती है वो मैंने आपको बताया। तो आपको तीन चीजें नोट करनी है। एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखेंगे कि जब शुगर से नाइट्रोजन अटैच होती है तो जिस बॉन्ड से अटैच होती है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जिस लोकेशन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे आप बेस की जगह पे एजी प्यूरिन्स यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, जो प्यूरिन्स के अंदर देखा था वो आप बना सकते हैं, या साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन बना सकते हैं। हमेशा ही ए के साथ टी का कॉम्बिनेशन होता है और सी के साथ जी का कॉम्बिनेशन होता है। किस तरीके से चेन बनी हुई होती है बिल्कुल ऐसा देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर हटा दिया, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, आप देखेंगे कैसे शुगर के साथ बेस अटैच्ड है, इधर की साइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा, इधर साइड में फिर से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, बेस शुगर के साथ अटैच होगा, यहाँ पे फिर फॉस्फेट ग्रुप होगा, और ऐसे ही वन बाय वन करके ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड का चेन बन जाता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब बनते हैं तब डीएनए का एक स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको हम इसीलिए कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, किस तरह से शुगर के साथ बेस लगा हुआ है।
अब आपको क्या पढ़ना है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है डीएनए का, तो इसको सभी बच्चे नोट भी करेंगे साथ साथ। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज 2 फ्री एंड्स है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में 2 फ्री एंड्स होते हैं, एक होता है 5 एंड और दूसरा होता है 3 एंड। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, पर आप साउथ और साउथ को एक साथ नहीं जोड़ के रख सकते, नॉर्थ और नॉर्थ को भी एक साथ जोड़ के आप नहीं रख सकते हैं। जब नॉर्थ और साउथ आमने सामने आते हैं तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से डीएनए में जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 2 फ्री एंड होता है ना, एक एंड 5th एंड कहलाता है और दूसरा एंड 3 एंड कहलाता है। तो 5th में फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 एंड ऑफ राइबोज शुगर, और इसमें 3OH ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर, ये होता है। तो ये सभी बच्चों को पता है ना। हम आगे बढ़ेंगे। डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको देखना है डीएनए का, तो ये आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का। इसको थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए फॉर्मूलाज डायरेक्ट वहां से हटा दिए गए हैं और उसके बाद फिर उसको वहीं पे आप इसमें देख रहे हैं किस तरह से, जैसे P है तो वो समझ लीजिए कि फॉस्फेट ग्रुप होगा, T है तो थायमीन होगा, A है तो एडेनिन होगा। इस तरीके से ये बना हुआ है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड का चेन जो है वो कुछ इस तरीके से ही बना हुआ है। ये जो सामने आपको वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये वाटसन एंड क्रिक हैं। वाटसन एंड क्रिक वर द फर्स्ट टू प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, है ना। इन्होंने कौन सी टेक्निक के आधार पे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के आधार पर किसका मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल दिया था, है ना। इन वैज्ञानिक का क्या नाम था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या कहता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये कहता है कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी कि डीएनए एक चेन से नहीं बनता, डीएनए बनाने के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड चेन का होना जरूरी है। शुगर फॉस्फेट जो है फॉर्म करती है क्या, बैकबोन को, शुगर और फॉस्फेट ये दोनों बैकबोन को फॉर्म करती है। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं इंटीरियर से पेयर्ड थ्रू H बॉन्ड्स, नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर्ड होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर का। The two polynucleotide chains have a anti-cell parallel polarity, मतलब कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन होती हैं वो उनकी पोलैरिटी नहीं होती, जो पोलैरिटी होगी वो कैसा होगा, एक समान होगा। 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। आप देख रहे हैं कि बहुत बार मेले में दिखता है कि मेले में आपने देखा होगा कि एक सजावटी सामान की जैसे स्पाइरल डंडियों का बना हुआ आपको दिखाई देता है, वो जिस तरीके से राइट हैंडेड फैशन में घूमा हुआ होता है उसे हम कहते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स। तो ये जो डीएनए है, डीएनए की 2 चेन्स आपस में कॉइल्ड होती हैं, मतलब लिपटी हुई होती हैं, एक राइट हैंडेड फैशन फॉर्म में लिपटी हुई होती हैं, और इसीलिए हम इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। अब जो राइट हैंडेड हेलिक्स है, उस हेलिक्स में आप देख रहे हैं कि अंदर कुछ ब्रिजेस जैसा बना हुआ है। डीएनए को अपने माइंड में अगर आप रिमाइंड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक बीच में पेयर्स हैं। पेयर्स जो हैं उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस है वो एक समान है, नीचे से लेकर ऊपर तक यूनिफॉर्म है वो। तो इसलिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करता है किस चीज को, 2 strands of helix को यूनिफॉर्म डिस्टेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द 2 strands of helix। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी बच्चे लिख लेंगे।
अब हम अगर बात करें बच्चों डीएनए के पैकेजिंग की, डीएनए का स्ट्रक्चर आप सभी बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है मुझसे। अगर उसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है ना, आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें आपने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए से मिलकर बनता है। डीएनए किसी भी कोशिका के केंद्रक में मौजूद जो आनुवंशिक पदार्थ है, किसी भी कोशिका के केंद्र में मौजूद जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो किस चीज से मिलके बनता है? वो मिलके बनता है बच्चों किससे? वो मिलकर के बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलकर के बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है आपका एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जो सब में नहीं अटैच होता है, जो सब में नहीं अटैच होता बल्कि डीएनए वाले मॉडल में वो अटैच होता है। तो लेंथ जो है, पैकेजिंग हम डीएनए के हेलिक्स की जब जानेंगे तब देखेंगे कि लेंथ ऑफ डीएनए इज फाउंड टू बी फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। यानी कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो एक टिपिकल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद होता है, लेकिन एक केंद्रक के अंदर इतना ज्यादा लंबा डीएनए का चेन नहीं रह सकता है ना। तो क्या होता है उसमें बेस पेयर्स कितने हैं इसकी भी बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल क्या होती है? स्तनपायी जानवर, जो टिपिकल स्तनपायी जानवर हैं उनमें जो है बेस पेयर्स की संख्या कितनी है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या है संख्या? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। तो टोटल नंबर बेस पेयर्स का एक टिपिकल मैमेलियन सेल में कितना होता है? वो होता है 6.6 इंटू 10 to the power 9. Distance between two base pairs is equal to 0.34 नैनोमीटर। यानी कि मान लीजिए ये है मॉडल, मान लीजिए ये है मॉडल। तो ये जो बेस पेयर्स हैं, इन दोनों बेस पेयर्स के बीच में मान लीजिए ये है एक बेस पेयर, ये है बेस पेयर। अगर तो इस बेस पेयर के जो बीच में डिस्टेंस है वो मेंटेन करते, दो बेस पेयर्स मान लीजिए लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक नीचे उसके लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ दूरी है, ये जो दूरी है बेस पेयर्स के बीच में उसे हम 0.34 नैनोमीटर होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दो बेस पेयर्स जब अटैच हैं, है ना, दोनों बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। तो अगर अब देखें तो लेंथ जो है डीएनए की, वो अंदाजा लगाएंगे कितनी होती है? 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये 2.2 मीटर के बराबर हो गई। साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6। So, length of DNA is greater than the size of nucleus. It is as if the house is smaller than the person who wants to stay in. मतलब कि डीएनए का जो साइज है, लंबाई जो है, वो किसी भी न्यूक्लियस के साइज से भी बड़ा होता है। ये क्या है स्ट्रक्चर बच्चों? किस चीज का स्ट्रक्चर है? आप देख रहे हैं ये है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन, न्यूक्लिक अम्ल का, है ना, ये जीन का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को आप कैसे समझते हैं? एक तो इसमें दो धागों से बना हुआ है, आपस में लिपटा हुआ है। तो ये क्या है? ये
बेस पेयर्स इसमें जुड़े हुए हैं और इसलिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में चिपकने नहीं देते हैं और उनकी लंबाई जो है वो एक समान होती है। कैसे अटैच्ड है आप देखेंगे यहाँ पे बेस पेयर्स। क्यों बेस पेयर्स लिखा गया है? क्योंकि कहीं पर सी और जी के साथ अटैचमेंट होगा, कहीं पर ए और कहीं कहीं यू आ सकता है ना। और उसके अलावा ये है बेस पेयर्स जो बीच में आपको सीढ़ी के जैसा दिखाई पड़ रहे हैं, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, बेस पेयर्स हैं, है ना। अब डीएनए की जो पैकेजिंग होती है बच्चों, डीएनए इज पैकेज्ड वेरी स्ट्रेटेजिकली, यानी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पैक होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीएनए की लंबाई जो है वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस की लंबाई से भी ज्यादा होती है ना। कैसी होती है? डीएनए की लंबाई पूरे के पूरे न्यूक्लियस की साइज से भी ज्यादा होती है। डीएनए इज पैकेज्ड वेरी स्ट्रेटेजिकली टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, या हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे थे, यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। The region where DNA is present is termed as nucleoid. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमने बहुत विस्तार में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। यही मुख्य अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो डीएनए जो है वो पैक होता है एक स्पेशल मैनर में ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर आ सके। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए जो है वो लूप्स में ऑर्गेनाइज होता है और वो क्या करता है? प्रोटीन्स में भी हेल्प करता है। द रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अब चूंकि जो आपका ये डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर का, तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है ना। तो इसलिए द रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट, जिस एरिया में डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये वर्ड सभी बच्चे लिख लेंगे। न्यूक्लियोटाइड उसे कहते हैं जब डीएनए है ना, जो अनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ एक ऐसे बीच में ही साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ होता है और इसलिए उसको जो है डीएनए नहीं कहा जाता है, उसको न्यूक्लियस या केंद्रक भी नहीं कहा जाता है। क्योंकि केंद्रक जो होता है वो क्या करता है? केंद्रक जो होता है वो कभी कभी मेम्ब्रेन युक्त होता है, कभी कभी मेम्ब्रेन के बिना होता है ना। तो प्रोकैरियोट्स में तो बहुत इजी लेवल वाला होता है, पर जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तब ये थोड़ा सा कठिन होने लगता है। डीएनए जो है वो पैक होता है बहुत स्पेसिफिक तरीके से ताकि वो एक न्यूक्लियस के अंदर सेट हो सके, है ना। आप बैक्टीरियल सेल में देख रहे हैं यहाँ पे ये किस तरीके से ऐसे अनुवांशिक पदार्थ जो कैसे उलझी हुई धागों की संरचना में दिखाई पड़ रहा है आपको, और इस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है या इस पर कोई झिल्ली नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, है ना, अभी तो हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे, अगर अभी हम यूकैरियोट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, अगर हम बात करें तो उसमें क्या चीज है? स्ट्रैंड्स हैं और प्रोटीन भी अटैच्ड है ना। स्ट्रैंड्स हैं और स्ट्रैंड्स के रूप में आप देख रहे हैं, व्यू देखिए, अगर एक अंडर माइक्रोस्कोप वो स्ट्रैंड कैसा दिखाई पड़ता है। व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि बहुत 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 ज्यादा आपका जब जूम करके हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो आपको कुछ ऐसे किस जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है? मोतियों की माला की संरचना दिखाई पड़ रही है, जिसमें बीच बीच में धागे हैं और बीच बीच में मोती भी है। तो ये जो डीएनए है ये अपने चारों अपने आप को हिस्टोन ऑक्टेमर, यानी कि जो क्या है, जो आपका हिस्टोन ऑक्टेमर जो है, जो अंदर की तरफ है, देख रहे हैं आप बिल्कुल, वो 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं, है ना। 4 आगे दिखाई पड़ रहे हैं और 4 जो है वो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये है हिस्टोन ऑक्टेमर, है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ, एक सिंगल को हम क्या कहते हैं? डीएनए। उसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है, तो इस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर जब डीएनए लिपटा हुआ है तो
डीएनए टेट्राड के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है ना, उस पर आपका लिपटा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो इस पूरी जो संरचना है उसे हम एक सिंगल संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। उस सिंगल संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ईच न्यूक्लियोसोम्स, अब इसको नोट करना है आप सभी को, ईच न्यूक्लियोसोम्स कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। हर एक न्यूक्लियोसोम जो है वो 200 बेस पेयर्स डीएनए हेलिक्स के मेंटेन करता है। न्यूक्लियोसोम्स जो है इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, है ना। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं नीचे की साइड में जो ये न्यूक्लियोसोम की बात कर रही हैं, ये न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमैटिन में किस तरीके से दिखाई पड़ता है माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रूप में जब आप देखेंगे तो आपको एक मोती की माला के जैसा दिखाई पड़ता है ना। तो जो एक सिंगल सिंगल मोती दिखाई पड़ रहा है एक्चुअल में वो ही स्ट्रक्चर है। ये आपको जो ये सिंगल मोती दिखाई पड़ रहा है, ये सिंगल मोती ही आपका न्यूक्लियोसोम है। और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपने देखा। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने देखा कि न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे बना हुआ होता है, किस तरह से हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है, एक टेट्राड आगे एक टेट्राड पीछे, यानी कि 8 जो है जुड़ करके उसको डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो लिपटा हुआ उस पर रहता है, टाइटली बॉन्ड रहता है। और उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो हमको कुछ मोती के माला जैसी दिखाई पड़ता है कि स्ट्रिंग पे मोती लगे हुए हैं, ऐसी माला जैसा दिखाई पड़ता है। तो वो जो आपको मोती दिखाई पड़ते हैं एक्चुअल में वो न्यूक्लियोसोम होते हैं। आज के क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसी डीएनए का ही स्ट्रक्चर और अच्छे से समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।